कांग्रेस की सरकार आते ही होंगे किसानों के कर्ज माफ। बीजेपी की सोच किसानों के प्रति कभी नहीं रही। 1.5 साल पहले जनता ने नकारा था शिवराज को। आइटम पर बोले प्रेमचंद्र गुड्डू, आइटम बोलना कोई अभद्र टिप्पणी नहीं। पार्लियामेंट में रहा हूँ, हमारे हर क्वेश्चन को आइटम कहा जाता है। आइटम पार्लियामेंट और संसदीय भाषा है। संसदीय भाषा को अभद्र कह रहे हैं कम समझ लोग। ऐसी बातों से जनता का भटका रहे हैं ध्यान। पूरी तरह से प्रजातांत्रिक है यह भाषा। इमरती देवी के भाड़ में जाए वाले बयान को लेकर बोले प्रेमचंद्र गुड्डू, इमरती देवी को पार्टी से नहीं है कोई मतलब, वह तो महाराज के गुलाम हैं, महाराज के साथ हैं। बीजेपी के भी नहीं है वफादार, बीजेपी में रहेंगे मुझे नहीं लगता। मानसिक विकलांग गुलाम लोगों को बीजेपी में कर लिया है भर्ती। 10 तारीख के बाद उनको भी महसूस हो जाएगा कि किस तरह के लोग आ गए हैं पार्टी में। मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जितनी बार सावेर आएंगे उतनी बार मेरे वोट बढ़ाकर जाएंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के दंगल में केएनएन न्यूज के खास शो कुर्सी पर दावा में आज हमारे साथ मौजूद है प्रेमचंद गुड्डू जी, जो कि सावेर विधानसभा, जो कि दोनों पार्टियों की सबसे मेन सीट कही जा सकती है। दोनों प्रत्याशी जो कि दोनों पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने पूरी तरीके से सावेर विधानसभा में जनसंपर्क किया जा रहा है और कई योजनाएं लाई जा रही है। इसी के चलते प्रेमचंद गुड्डू जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सावेर में लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, दोनों पार्टियां अपने अपने जनसंपर्क में लगी हुई है, लेकिन जैसा कि जो सावेर क्षेत्र है वह अन्नदाताओं का क्षेत्र है और कांग्रेस पहले ही किसान, जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसान कर्ज माफी का, जो अपने वचन पत्र है और जो पहले भी किसान कर्ज माफी पे मध्य प्रदेश की जो किसान हैं उनके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। अब क्या लगता है कि जब किसान कर्ज माफी मेन मुद्दा बन चुका है तो कांग्रेस आने के बाद में सबसे पहले कर्ज माफी किया जाएगा किसानों का? जी हाँ, निश्चित तौर से हम लोगों का जो कमिटमेंट था, कमलनाथ जी का कमिटमेंट था, कांग्रेस का जो कमिटमेंट था किसानों के प्रति, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का कर्जा रोका है और जो डिफॉल्टर बनाया है उसको भी हम लोग ब्याज के सहित हम लोग देंगे। और कमलनाथ जी हमारे वचन पत्र में ये बात बोली है। लेकिन जहां पर बीजेपी से अगर ये सवाल लिया जाता है तो उनका कहना रहता है कि जनता को हम बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़कें देंगे, लेकिन जब वो कर्ज माफी के बाद आती है तो वहाँ पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है। निश्चित तौर से बीजेपी का किसानों के प्रति वो सोच ही नहीं है। किसानों के प्रति जिस तरीके से जो काम हुए पिछले साल 2300-2400 रुपये का गेहूँ बिका है, 4,000 से लेकर 4500 तक की सोयाबीन बिकी है, दूध का भाव भी अच्छा मिला है। तो कहीं भी जैसे बीजेपी की सरकार बनी, जब भी कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, उस समय इन सब चीज़ों के भाव कम हो जाते हैं और फर्टिलाइज़र और सब चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है। तो कभी उन लोगों सोच ही किसानों के प्रति नहीं रहा है, गरीबों के प्रति नहीं रहा है। लेकिन जैसा कि आपका कहना है कि किसानों के प्रति उनकी सोच नहीं रही है, लेकिन शिवराज जी तो लगातार कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान की जो भावना है वो मुझसे अच्छे कोई नहीं समझ सकता। आप 15 साल हो गए बताएं, वो अभी बताएं कि किसानों के 1400-1500 रुपये की सोयाबीन बिक रही है, पैसे क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? और गेहूँ की भी वही स्थिति है, दूध की भी वही स्थिति है। बताएं, वो किसान के बेटे हैं, किसान पुत्र हैं, तो किसानों के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनने तो गए साल जब विपक्ष में थे ये मांग की थी कि 40,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए। अब वो मुख्यमंत्री हैं, वो किसान के बेटे हैं, तो 40,000 रुपये हेक्टर का मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तो सब कुछ उनके हाथ में, राज्य से लेके केंद्र सरकार तक उनके पास में। शिवराज जी का कहना कमलनाथ जी के लिए लगातार रहता है कि वो एक बड़े उद्योगपति हैं और अब उनका कहना यह है कि वो मध्य प्रदेश की नहीं है, तो वो क्या मध्य प्रदेश की जनता की भावनाओं को जानेंगे, क्या मध्य प्रदेश के विकास को जानेंगे कि मध्य प्रदेश को किस चीज़ की आवश्यकता है? ये बात को शिवराज सिंह जी को समझना चाहिए।
वो करीब 80 से 40 साल से यहाँ पे सांसद हैं और शिवराज सिंह जी को मैंने देखा है, मैं भी सांसद रहा हूँ और कईयों बार केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहते हुए, चाहे वो पर्यावरण हो या परिवहन मंत्री हो, उनने हजारों करोड़ रुपए की रोड़ें यहाँ पे दी हैं और लगातार शिवराज सिंह जी से ज़्यादा जीवन, राजनीतिक जीवन उनका मध्य प्रदेश को देखने में और समझने में लगा है, मध्य प्रदेश के विकास क्या है। ये आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, काम बताना पड़ेगा आपने काम क्या किया। कंपटीशन इस बात का होना चाहिए काम का, आपने क्या मध्य प्रदेश के लिए क्या क्या किसानों के साथ किया, क्या नौजवानों के साथ किया। आरोप लगाने, आपको तो पहले ही नकार दिया शिवराज सिंह जी को, तो 1.5 साल पहले ही लोगों ने नकार दिया था कि वो नहीं चलने वाले हैं। तो ये आरोपों का कोई मतलब नहीं है, आधार ही नहीं। लेकिन जैसे कि आप आरोप की बात की जा रही है कि शिवराज जी लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका लगातार एक ही बात रहती है कि जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है जनता को और कोई काम नहीं किया है। कौन सा धोखा? किसानों को पैसे, फसलों के पैसे अच्छा मिले, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की और दूध का पैसा अच्छा मिला, ये धोखा है? कौन सा धोखा? वो बताएं तो सही, क्या 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 धोखा क्या होता है? धोखा तो भारतीय जनता पार्टी, शिवराज ने, ज्योतिराव सिंधिया ने, तुलसीराम सिलावट ने किया है। यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है। 2 लाख रुपए जो माफ होने थे किसानों को, बीच में सरकार गिरा के उनके साथ धोखा किया है। जो आधा कर्ज माफ हो चुका था, आधा कर्ज माफ होने वाला था 1 जून को। सर, लगातार आपने जनसंपर्क भी जनता से कर रहे हैं, जनता का क्या रिस्पांस आ रहा है, जनता किस तरीके से देख रही है? क्योंकि जनता ने तुलसीराम सिलावट जी को जिताया था कांग्रेस से, क्योंकि वो एक कांग्रेस के चेहरा लेकर जीते थे। और जहां तक कांग्रेस ने कहा था कि जो कर्ज माफी होगी किसानों की और जितनी भी योजनाएं बनाई थी, उसको देखते हुए जनता ने कांग्रेस को चुना था। अब आपको क्या लगता है कि जनता की क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? निश्चित तौर से जनता पे बेहद आक्रोशित है कि उनने जिस विश्वास से कांग्रेस सरकार बनाई और तुलसी सिलावट जैसे लोगों ने धोखा देकर सरकार गिराई, तो उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है, उनको छला गया। जनता, मैं देख रहा हूँ कि नौजवानों में बेहद आक्रोश है, किसानों में बेहद आक्रोश है, सभी क्षेत्रों में आक्रोश है और अच्छा सबक सिखाएगी। आज़ादी के बाद पहली बार इतनी लंबी चौड़ी कांग्रेस की जीत होने जा रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ। इतने लंबे, मेरा भी राजनीतिक जीवन काफ़ी हो गया, लेकिन इस तरीके का चुनाव कभी नहीं देखा मैंने। आज बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और बेहद लंबे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लगातार बीजेपी कई महीनों से सिर्फ एक ही चीज़ को मुद्दा बनाए हुए है कि कमलनाथ जी का जो आईफा अवार्ड था उसको लेकर के आईफा अवार्ड कराने में व्यस्त थे। कोरोना काल को नहीं देखा गया और जो कल कुछ 1-2 दिन पहले सांसद जी ने भी बयान दिया था कि कमलनाथ जी को कमलनाथ जी कहा था। तो इस तरीके की जो बयानबाजी है, तो क्या लगता है कि बीजेपी सिर्फ एक आईफा अवार्ड तक ही सीमित रह गई, उनके पास कोई और मुद्दे नहीं है? निश्चित तौर से कोई मुद्दा नहीं है और आईफा अवार्ड, आईफा का प्रोग्राम जनवरी के पहले से बल्कि नवंबर में बन चुका था और वो कार्यक्रम अपनी ब्रांडिंग के लिए, प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए कोई कार्यक्रम हो तो उसमें कहीं कोई ये लोग सरकार गिराने में बिजी थे। सरकार के लिए कोरोना जो फैला है, सरकार गिराने के लिए इन लोगों ने समय लेते रहे, जबकि 30 जनवरी के पहले ही राहुल जी बोल चुके थे कि ये महामारी के रूप में महामारी आने वाली है, इसको सुनामी आने वाली है, इसको समझो। तो ये इनको ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प करवाते रहे और ट्रम्प के साथ ही उस टाइम पे ये स्प्लिट हो रहा था। उस समय इनने अपनी वाहवाही के लिए, अपनी सरकार गिराने में, अपनी लालच के लिए, सत्ता के लालच के लिए ये लोग लगे रहे। और मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री थे तुलसी सिलावट, ये बेंगलोर की रिसोर्टों में, 5 स्टार रिसोर्टों में घूमते रहे और कोरोना इस वजह से फैला। हो सकता है कि नियंत्रित हो जाता, जल्दी यहाँ पे सावधानी उसके लिए बरत ली जाती थी। कांग्रेस ने जो शुद्ध के लिए युद्ध जो चलाया था, उसमें तुलसीराम सिलावट जी का कहना है कि वो जो अभियान चलाया था वो मेरे द्वारा चलाया गया था, ना कि कमलनाथ जी द्वारा। ये मानसिक विकलांगता का प्रश्न है। जिस तरीके से तुलसी सिलावट जो बोल रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का स्तर, मर्यादाओं का स्तर
पिछले दिनों में देख रहा हूँ वो मर्यादित आचरण, संसदीय, प्रजातांत्रिक जो तौर तरीका वो अपना रहे हैं, जिस तरीके भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका स्तर ही वो है। तो उस स्तर के मामले में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 10 तारीख के बाद इन सब चीज़ों पर हम विचार जरूर करेंगे। कांग्रेस सरकार बनेगी। सर, लगातार जहां पर उपचुनाव पास में हैं और जनता के हित में बात होना चाहिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए बातें होना चाहिए कि किस तरीके के मुद्दे रखा जाए कि जनता को विश्वास हो दोनों पार्टियों पे कि किसे अपना जो वोट है वो देना है और किसकी सरकार आना चाहिए। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो शब्दों का प्रहार हो रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, उसी दौर में उलझ के कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां रह गई है और जो मेन मुद्दा मध्य प्रदेश के विकास का है, मध्य प्रदेश की आगे की सत्ता का है, उस तरफ से कहीं ना कहीं भटका जा रहा है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इसको डाइवर्ट कर रही है। जैसे पिछले 5-6 महीने का 7 महीने में क्या विकास किया आपने, इसका जवाब होना चाहिए। ये तो 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी की सरकार का देखा है, तो जवाब तो इन लोगों को देना है। सवाल हमारे को उठाने से काम नहीं चलेगा। अमर्यादित बोल के कहीं भी डाइवर्सन, इधर उधर बोल के डाइवर्सन करने से काम नहीं चलेगा। और लोग इसको खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। सरकार किस तरीके से गिराई है इस बात को भी समझ रहे हैं। अच्छा काम कर रही थी उस सरकार को गिराया इस बात को भी समझ रहे हैं। और जनता इसमें सबक सिखाएगी, निश्चित तौर से सबक सिखाएगी। और ये लोग खूब अच्छी तरीके से समझते हैं कि डाइवर्ट करके कभी ये मुद्दा, कभी वो मुद्दा, कभी ये, जो लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकेगा नहीं। सज्जन वर्मा जी का जो एक बयान आया था, जो सज्जन वर्मा जी ने जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो चुन्नू मुन्नू कहा था दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को, उसके बाद में कमलनाथ जी सज्जन वर्मा जी ने जवाब दिया था कैलाश विजयवर्गीय कि बड़े बड़े बाल करते हैं, साड़ी पहनते हैं। तो ये बयान कुछ नया बयान तो नहीं था। सज्जन वर्मा जी पहले भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन उपचुनाव के चलते ही इसे मुद्दा क्यों बनाया गया और धर्म से क्यों जोड़ा गया, क्यों हिंदू धर्म से जोड़ा गया, क्यों राम भगवान से जोड़ा गया? अगर ये मुद्दा अगर बनाना था तो पहले जो कितनी बार ये बयान हो चुकी है, तब बीजेपी ने क्यों नहीं कहा? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, वो बहुत बड़े कद के नेता हैं। इस तरीके की दोनों तरफ से किसी तरीके से की बातें नहीं करना चाहिए। और दोनों नेता बहुत छोटे नेता हैं उनके कद के मुकाबले। तो दोनों को मर्यादित, क्योंकि मैंने वो स्थिति भी देखी है कि एमएलए महापौर रहते हुए मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, केंद्रीय मंत्री थे कमलनाथ जी, और इनको सबको वहाँ पे मैंने खड़े हुए देखा है। और किस परिस्थिति में, तो इनको मर्यादित होकर मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। अब बात अगर मर्यादित भाषा की आई है तो एक जो आइटम को लेकर एक कई सवाल उठ रहे हैं, कई बातें हो रही है, बीजेपी द्वारा कई बातें कही जा रही है कि जो महिला है उसको इस तरीके की टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी, कई तरीके की बातें बीजेपी द्वारा कही जा रही है। नहीं, मैं नहीं मानता कोई अभद्र टिप्पणी। मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ, हमारे हर क्वेश्चन को वहाँ आइटम ही किया जाता है कि आइटम नंबर ये, आइटम नंबर वो, आइटम नंबर ये। पार्लियामेंट्रियन भाषा है, संसदीय भाषा है, और संसदीय भाषा को मैं नहीं समझता हूँ। अब ये कम समझ लो, उस बात को नहीं समझे या लोगों का ध्यान इधर उधर करना चाहें, तो कहीं ऐसे कहीं ये पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक भाषा है। हाउस में भी, पार्लियामेंट में भी इसी तरीके की भाषाओं का, इन्हीं चीज़ों से आज भी जब आप गौर करेंगे, जब पार्लियामेंट में जब प्रश्नकाल चलता है, टीवी पे दिखता है, तो वो सब चीज़ें सामने आएंगी। तो उसमें कहीं कमलनाथ जी की ये भावना नहीं थी कि किसी को नीचा दिखाया जाए या किसी का सी उड़ाई जाए। और इस तरीके की वो व्यक्ति भी नहीं है, कभी व्यक्तिगत रूप से वो कभी किसी के प्रति इस तरीके की भी कोई भाषा का उपयोग करते हैं। बीजेपी की नासमझी, बीजेपी समझ के भी नासमझ बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस आइटम वाली बात पे ही इमरती देवी जी ने कमलनाथ जी को गलत शब्दों का उपयोग कहा है और कहा है कि कमलनाथ जी लुच्चे लफंगे हैं, मूर्ख है। मूर्खों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। एक और उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ में हूँ और भाड़ में जाए बाकी। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि
जब यही सवाल जब बीजेपी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी के लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गया है। बिल्कुल सही है, भाड़ में जाए पार्टी, उनको तो अपने महाराज से मतलब है, उनको किसी पार्टी वार्टी के लिए महाराज के गुलाम है और वो लोग महाराज के साथ हैं। आज भी कोई भारतीय जनता पार्टी के वफादार रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, मेरे को नहीं लगता है। तुलसी सिलावट जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे या फिर बीजेपी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब मानसिक जो लोग हैं, गुलाम जो लोग हैं, उनको भर्ती कर लिया। अभी 10 तारीख के बाद उनको महसूस हो जाएगा, अभी भी महसूस कर रहे हैं कि ये किस तरीके से लोग आ गए हैं, वो कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात तुलसी सिलावट को भी समझ में आ जाएगी और ज्योतिराव सिंधिया को भी समझ में आ जाएगी। ज्योतिराव सिंधिया जी फिर वापस एक बार फिर समर्थन में इंदौर आ रहे हैं, सावेर में आ रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री और ज्योतिराव सिंधिया चाहे जितने बार आएंगे उतने बार मेरे वोट बढ़ा के जाएंगे। क्या लगता है जो तुलसीराम सिलावट जी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है कि वही इस बार जीतेंगे और सावेर की जनता एक बार फिर उन्हें जिताएगी? कॉन्फिडेंस आई है कि लूज है? कल जिस तरीके से बौखला रहे थे, जिस तरीके से भाषाओं का उपयोग कर रहे थे, मेरे को तो कहीं नहीं लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल उनका कहीं हाई हो। ये जरूर है कि मानसिक एक रोग की तरफ वो बढ़ रहे हैं और रोग ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसा कि प्रेमचंद गुड्डू जी से हमने कई सवालों के जवाब मांगे, कई मुद्दों पे चर्चा कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो शिवराज जी हैं और सिंधिया जी हैं, जितनी बार आएंगे वह उनके प्रेमचंद गुड्डू जी के वोट बढ़ा के जाएंगे, ना कि तुलसी सिलावट जी के वोट बढ़ा के जाएंगे। इस तरीके के कई मुद्दों पे आज हमने बात की और देखा कि क्या क्या जो बीजेपी लगातार आरोप कांग्रेस पे लगा रही है, उन सभी सवालों के जवाब हमें प्रेमचंद गुड्डू जी ने दिए हैं। इसी तरीके के साथ KNN न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़ इंदौर।